मेरा साउंड क्लियर है ना सबको? तथा जिया, सर रोशनी, ओके। ज्योति क्लियर है? है दादा। ओके। ज्योति, রৌনক সাউন্ড আসছে তো? हेलो, ओके ठीक है, चलो फिर नो इशू। सर अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का बाकी और भी कुछ पोर्शंस है जो वाइटल है, वो मैं बता दूंगा एक बार आप लोगों को। और उसके बाद होमवर्क भी डील करना है और कुछ और भी क्वेश्चंस है लेवल अप थोड़ा, उसमें भी डीलिंग करना है। लेकिन बिफोर दैट एक बार हम लोगों को, आप लोग एक चीज़ पढ़े हो बार बार, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एज पर सेक्शन 23। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है ना, वो एक वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसी के बारे में मुझे बात करना है आज। ठीक है सर, क्लियर हुआ ना? तो चलो मैं आपको एक एक करके लिखते हुए बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो पहले लिखना भी है और समझना भी है। कॉपी पेन रेडी है ना सबका? हेलो, मेरा साउंड आ रहा है? है दादा। ठीक, तो था क्लियर तो साउंड আসছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে ঠিক আছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যেন সাউন্ড আসছে না, তাই জন্য জিজ্ঞেস করছি বারবার। अच्छा, ओके चलो। तो फिर हाउस प्रॉपर्टी स्क्रीन क्लियर शेयर नहीं है ना? स्क्रीन शेयर हुआ कि देखो तो एक बार। है दादा। हाँ सर। ठीक है, अच्छा। तो आज का बेसिक डिटेल्स चर्चा होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, लिख लो यहाँ पर, हेडिंग कर लो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ऐसे कॉन्सेप्ट क्या है वो आप लोग जानते हो। आज मेनली हम लोग कैलकुलेशंस पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन। ठीक है, ओके। तो हाउस प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही वाइटल एक कॉन्सेप्ट है। 5 हेड्स में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड भी माना जाता है। ज्योति का थोड़ा इश्यूज चल रहा है लग रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कॉन्सेप्ट एंड इट्स का कैलकुलेशन ये होगा अभी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इस पे मेनली क्या है कि सर सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते हो। दैट इज़ सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी में, मैं रफ में बताता हूँ एक बार। फर्स्ट वी नीड जीएवी। हाँ सर, बोलो। लेकिन जीएवी तक पहुँचने से पहले क्या होता है, हम लोगों को स्टेप 1 चाहिए होता है। याद आ गया ना सबको? RER। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 कब आता है कोई बोलेगा? स्टेप 2 कब आता है? हेलो, बोलो ना सर फटाफट थोड़ा। स्टेप 1 में RER आएगा, दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 में ARR। ARR। हाँ, लेकिन क्या ARR हर टाइम आता है? तो ARR कब आता है? नहीं, हायर जब होता है। IR मतलब अगर वो RER से बड़ा हो तभी आएगा। गुड मॉर्निंग अमृतेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर ARR स्टेप 1 से बड़ा हो तभी स्टेप 2 आता है, अदरवाइज नहीं आता है। और ना आने का कारण अगर वैकेंसी है, अगर ARR स्मॉल होने का कारण अगर वैकेंसी होता है तो पिक्चर में स्टेप 3 आ जाता है। स्टेप 3 के भी दो हिसाब है, एक विथ जीएवी, सॉरी विथ क्या बोलते हैं उसको, वैकेंसी रहना, वैकेंसी तो होता ही है। एक सिर्फ सिंगल वैकेंसी के हिसाब से स्टेप 3 कैलकुलेशन होता है,
और एक क्या होता है सर जिसमें हमें अनरियलाइज रेंट भी होता है। वेरी गुड सर। तो स्टेप 3 के अंदर दो कॉन्सेप्ट कि एक बार वैकेंसी अनरियलाइज्ड बोथ और एक बार सिर्फ वैकेंसी। आई होप याद है, ये तो बहुत बार बार मैंने बताया। उसके बाद गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इनके। उसके बाद आप लोगों को क्या मिलता है, जीएवी। फिर वो जीएवी जो आपको मिलेगा उस जीएवी से आपको क्या करना पड़ता है, कोई मुझे बताएगा। प्रोफार्मा मैंने लिखाया था। जीएवी से 30% ऑफ टैक्स। जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स लेस Yes, करते हैं। जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स लेस करते हैं और म्यूनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, GTI। जीटीआई। जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स हटा दे तो एनएवी। एने भी मिलता है ना बाबू। NAV। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू से क्या करना होता है, डिडक्शन। नेट एनुअल वैल्यू के बाद आ जाएगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ वेरी एनएवी। गुड सर। सेक्शन 24A सेक्शन 30%। 20, यस सर, सेक्शन 24A लेस हो जाएगा 30% डिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सिर्फ डिडक्शन नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंड फिर सेक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। 24B के तहत आ जाता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब आज का चर्चा बेसिकली इसी पे है सर। ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे डिटेल्स बात होगा। आज सबको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है। ओके, तो ये वाला बात समझ में आया कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये चाहिए प्रोफार्मा इधर, एक्चुअली इसके बाद नीचे नीचे होता, मैं ऐसे दिखा दिया। तो बेसिकली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यू ऑल दीज आर द क्लियर। ओके, स्टेप 3 तक जीएबी भी समझ में आ गया, म्यूनिसिपल टैक्स को क्या करना है वो भी समझ में आ गया, एनएवी क्या कैसे आता है वो भी समझ में आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शंस ये तो हमेशा के लिए एप्लीकेबल है, सदाबहार एक मतलब कॉन्सेप्ट है। एंड स्टैंडर्ड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका कुछ हिसाब किताब है, उसी पे मेनली मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देख लो एक बार उसका डिटेल्स। तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल से भी सवाल हो सकता है, और एक कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चंस पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलग से भी एक मतलब उसका भी अलग मुद्दा हो सकता है। तो एक काम करना सर, थोड़ा प्रोफार्मा मतलब प्रोफार्मा नहीं, थोड़ा स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। हेडिंग करो इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट से एक काम करना, इंटरेस्ट देके दो साइड से दो एरो निकालना। ठीक है, एक में लिख देना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। दूसरे में क्या लिखना है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। पहले लिखो फिर मैं समझाऊंगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन, अब इसमें कुछ समझने वाले बात है। ये प्री कंस्ट्रक्शन क्या है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें भी बातें होंगे, बट बिफोर दैट और कुछ पॉइंट भी लिख लीजिए। जैसे प्री कंस्ट्रक्शन में लिखिए amortize in 5 equal annual installment। पहले मैं लिखा रहा हूँ प्रोविजंस, फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को।
amortize in 5 equal annual installment starting with the year in which construction is completed. Okay, starting with the year in which construction is completed. And next 4 year and next 4 year. ओके, एंड नेक्स्ट 4 ईयर बताता हूं क्या है. एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन में लिखिए, पोस्ट कंस्ट्रक्शन में लिखिए पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड start from the year in which construction completed. Post construction period start from the year in which construction completed. Okay, चलो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, मेन बात क्या है, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, इसमें इसको लेके इतना चर्चा क्यों, मतलब इतना ज़्यादा बात क्यों हो रहा है इसको लेके, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को लेके इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं. इसको लेके इतना ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है ना सर कि हम लोग जब सरकार को टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इनकम टैक्स पे करने के टाइम पे हम लोगों का कोशिश क्या होता है, कम टैक्स पे करना या ज़्यादा टैक्स पे करना. कम टैक्स पे करना. एसएससी चाहते हैं कि हम कम टैक्स पे करें, और गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि हम रिजनेबल, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलेंगे कि रिजनेबल टैक्स पे करें, बट हमारा मन में चलता रहता है कि हम लोग कम टैक्स पे करें. तो एक सर्टेन पर्टिकुलर ईयर में, मतलब जो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशंस हो रहा है, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में अगर आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का अमाउंट इतना ज़्यादा शो कर रहे हो, ऐसे देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ज़्यादा हो सकता है जो तुम्हारे इनकम को काफ़ी लो कर देगा, है ना. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जैसे ये अमाउंट जब भी लेस होगा, तुम्हारा इनकम अंडर दी हेड जो हाउस प्रॉपर्टी आता है ये और लोअर हो जाएगा ना. बात को कुछ समझ में आ रहा है ना. अगर मानो कि इनकम यहाँ पर NAV 30% डिडक्शन देने के बाद अगर ये अमाउंट सपोज से फॉर एग्जांपल ये 7 लाख हो रहा था, ठीक है, फिर तुमने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इसका अमाउंट अगर तुमने 1 लाख मान लिया या 2 लाख मान लिया, जो भी हो सकता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही आप इसको यूज़ कर सकते हो. ऐसा नहीं कि जितना भर रहे हो पूरा का पूरा एक ही बार में भर दोगे, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है. इसको ना अमोर्टाइज करने का, अमोर्टाइज मतलब आप धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को आप धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे, एक बार में पूरा का पूरा अमाउंट राइट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है. वही बता के रखता है ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का सेक्शन. तो ये कैसे धीरे धीरे आप राइट ऑफ करोगे, उसी का सिस्टम एक्चुअली ये इंटरेस्ट में मैंने आप लोगों को अभी लिखाया. तो इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन आपने चालू नहीं किया, मतलब एक्चुअली चालू कर दिए बट आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ कंप्लीट टोटली. तो प्री कंस्ट्रक्शन मतलब अमोर्टाइज इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विद द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट 4 ईयर, मतलब इसका अमोर्टाइजेशन जो है वो 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में होगा. लेकिन ये इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग विद द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, और उसके बाद और 4 साल तक आप उसको अमोर्टाइज कर सकते हो. एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका चालू हो जाता है स्टार्ट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. एक एग्जाम्पल लिखो और फिर इसको समझो.
डेट ऑफ बोरोइंग लिखना साथिक से, ठीक है। डेट ऑफ बोरोइंग आपने बोरो किया 1/5/2009 को, ठीक है। आपने बोरोइंग किया 1/5/2009 को, कितना अमाउंट बोरो किया, से फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख बोरो किया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट रेट पे, 12% इंटरेस्ट रेट पे कहाँ से बोरो किया आपने, से फॉर एग्जांपल आपने HDFC बैंक से बोरो किया, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शंस DOCC लिख लो, जिनको याद नहीं आ रहा है वो DOB का फुल फॉर्म लिख लो, बाद में शायद समझ में ना आए तो यूजफुल हो जाएगा। दिस इज डेट ऑफ बोरोइंग, हाँ, डेट ऑफ बोरोइंग बहुत केस में होता है कि शॉर्ट फॉर्म भूल जाते हैं। एंड DOCC मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक बार लिख लो, हाँ, ठीक है, ताकि बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो DOCC आपका हो जाएगा 24 जनवरी 2014, ठीक है। आपका घर बन गया 2014 में। DOCC डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 24 जनवरी 2014 में आपका घर कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिकली 13-14 का डेटा है, ठीक है। अब बात को समझना कि डेट ऑफ बोरोइंग आपने किया 2009 को 10 लाख का 12% इंटरेस्ट में HDFC बैंक से, और आपका घर आपने कंप्लीट किया 24 जनवरी 2014 को। और 24 जनवरी 2014 कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है सर, ये तो क्लियर है ना सबको कि 24 जनवरी 2014 13-14 प्रीवियस ईयर का पार्ट है। इज दिस क्लियर ना? हाँ सर। ओके, नाउ आपको क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट, calculate the amount of installment amount of installment sorry installment नहीं, interest लिखो इसको। calculate the amount of interest eligible for deduction for previous year। currently 13-14 का डेटा है तो आप 13-14 का ही कैलकुलेट करो। अगर 19-20 होता, 20-21 होता, जैसे प्रीवियस ईयर रहेगा आपको वैसा कैलकुलेट करना चाहिए। मैंने क्वेश्चन 13-14 में बना के रखा तो मैं 13-14 ही कर रहा हूँ, चेंज नहीं किया इसको, ताकि फालतू में कंफ्यूज ना क्रिएट करें, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसी हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो ओके, नो इशू, बट एज पर क्वेश्चन जैसा रहेगा आपको वैसा करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। तो क्या बताएंगे आप लोग कि क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, पहला वाला तो मैं ही बताऊँगा, फिर आप लोग आगे आगे मुझे बताएंगे कि सर क्या करना है। अच्छा देखो, इसका प्री एंड पोस्ट पहले आइडेंटिफाई कर लो, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? रूल पे जाना है सर। फिर ये रूल क्या बताता है, pre-construction period amortized in 5 equal annual installments starting with the year in which construction is completed and next 4 year, and post-construction period start from the year in which construction is completed। ये आपके पास डेटा गिवन है। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? अच्छा ये आंसर हो रहा है, हाँ, सोल्यूशन। तो प्री पीरियड आपका, प्री का स्टार्टिंग क्या होना चाहिए? प्री का स्टार्टिंग क्या होना चाहिए? कोई बता पाओगे? 5 equal annual हाँ सर, प्री का स्टार्टिंग होना चाहिए ना बोरोइंग का डेट, जिस दिन आप बोरो कर रहे हो, ठीक है। तो आपका बोरोइंग डेट क्या है? 1/5/2009, ठीक है। और इसका एंड डेट क्या होगा? इसके लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा दिमाग, ज़्यादा दिमाग का ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। थोड़ा ट्रिकी है हाउस प्रॉपर्टी, बट झमेला वाला नहीं है, एक बार सीखने वाला चीज़ होता है। अच्छा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बताएं? पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ईयर। तो आपका DOCC तो बोल के रखा है
24 जनवरी 2014 आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो ये कौन से ईयर के अंदर आता है? 13-14, ओके। बिकॉज 13-14 क्यों? वाई 13-14? बिकॉज कोई भी ईयर स्टार्ट कब होता है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई भी प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में ये 24 जनवरी 2014, इसका ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर है। हमारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर का बहुत यूज है, बिकॉज प्रीवियस ईयर के बेसिस पे क्या होता है, टैक्स का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, और असेसमेंट ईयर पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 अप्रैल 13 को आपका ये ईयर चालू हुआ है, और 31 मार्च 2014 को ये पर्टिकुलर ईयर खत्म हो रहा है। तो फिर आपका कंप्लीशन इसमें हो गया, इस पर्टिकुलर डेट में हो गया, तो फिर आपका ये ईयर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग डेट हो जाएगा ना आपका 1/4/2013, एंड आपका एंड हो जाएगा 31 मार्च 2014। बोलो सर, कोई शक? किसी को कोई शक है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कि मेरा पोस्ट है, पोस्ट का स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2013 और मेरा पोस्ट का एंड है 31 मार्च 2014? इसमें कोई किसी को डाउट है? पूछ लो सर, या क्लियर है बात? बोलो बोलो। जैसे क्वेश्चन हाँ सर, में क्लियर है। ठीक है ठीक है, 30, ये हाँ बोलो अमृतेश, इस बताओ। क्वेश्चन में 20 रहता तो उसके हिसाब से 19 लेते 1 अप्रैल से और 20 का 31 मार्च तक लेते। हाँ, जैसा प्रीवियस ईयर आपका नॉर्मल होता जाएगा, ठीक है। अगर ये 19 होता, ठीक है, अगर ये 24 जनवरी 2019 होता, तो फिर ये आपका 18-19 का पार्ट बनता, ओके। ठीक है। ये अगर 19 होता, मतलब 24 जनवरी 2019 का मतलब क्या है, जो साल आपका स्टार्ट हुआ है, अगर ये 19 होता, चलो मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूँ, ठीक है। म्यूट कर लो, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है किसी का, मैं समझाता हूँ। 24 जनवरी 2019 होता अगर, तो फिर आपका ईयर स्टार्ट होता 1 अप्रैल 18 को, ठीक है, और एंड होता, बिकॉज ये ईयर 24 जनवरी ना और फरवरी मार्च में जाके खत्म हो जाएगा। जैसे ये जो मार्च चल रहा है, देखो करंटली मार्च मास है, ठीक है, ये मास, ये महीना कब खत्म होगा बोलो तो, प्रीवियस ईयर वाइज ये जो महीना चल रहा है ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021, है ना? 2021 ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था। तो ये जो करेंटली जो महीना खत्म होने को है, जो ईयर खत्म होने को है, ये प्रीवियस ईयर 2020-21 है, ठीक है। अब अगला जो साल आएगा उसको 21-22 असेसमेंट ईयर होगा, मतलब जिस टाइम पे आप लोग एग्जाम में बैठोगे उस टाइम पे साल का कॉन्सेप्ट चेंज होकर 2021 एंड 21-22 असेसमेंट ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एकदम सेम पैटर्न पे चलता है, ठीक है। चाहे आपको प्रीवियस ईयर का डेटा कैलकुलेट करने बोल दे या करंट ईयर के हिसाब से आपको बोल दे, इसमें तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, जियाउल कुछ बोल रहा था, बोल जियाउल। सर यही बोल रहे थे कि समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड सर। अच्छा तो फिर 1 अप्रैल, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओगे कोई, कि अगर मेरा पोस्ट डेटा ये है तो फिर प्री का एंड डेट क्या होगा? प्री का एंड डेट क्या होगा? कोई तो बताए। ज्योति? 31 March 2013. 31 मार्च 2013। क्या ज्योति ने सही बताया? बोलो सर, बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ। देखो एकदम सही बताया, बिकॉज डायरेक्टली हमें समझ में नहीं आ सकता कि भाई इसका एंड डेट क्या होना चाहिए, बट सिंपल है, जब से मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड चालू होता है उसका जो स्टार्टिंग डेट है वही मेरा प्री का एंड डेट है। मतलब एक्चुअली ये दोनों डेट में फर्क कहाँ है, ये तो 31 मार्च और ये 1 अप्रैल है, ये तो ज़्यादा फर्क वाला बात नहीं है। लेकिन किसी भी डेट का एंड होता है 31 को या 30th को, और स्टार्टिंग होता है 1 से। तो एक्चुअल में क्या हो गया, इसका जो स्टार्टिंग डेट है वही प्री का एंड डेट है। एकदम क्लियर है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, हाँ बात सर। बना?
ठीक है। तो इस तरह से हमें प्री और पोस्ट का, यहाँ पर डेट का कैलकुलेशन का झमेला थोड़ा आप लोगों को झेलना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ये जो डेट है ना, ये डेट एक्चुअली इनकम टैक्स में डेट का झमेला बहुत जगह में आता है और हाउस प्रॉपर्टी में ज़रूरत से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये डेट को आपको थोड़ा सा ठीक रखना होगा। अगर डेट को गड़बड़ करेंगे तो पूरा का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। पेशेंसफुल काम है, दिमाग वाला काम नहीं है, पेशेंसफुल काम है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपने डेट डिसाइड कर लिया कि आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का डेट क्या है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का डेट क्या है, अब आगे का काम आपको आसान पड़ेगा। नाउ क्या करना है सर, क्या करना क्या है? सिंपल बात है कि आपके पास क्या क्या ईयर है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, आप लोग इधर इसके नीचे नीचे करो। आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है 1/5/2009 से लेके एंड हो रहा है 31 मार्च 2013 तक, करंट क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। तो आपका रूल के हिसाब से आपको चलना होगा। ये रूल बहुत काम का है सर, ये जो रूल मैंने आपको लिखाया ये बहुत काम का रूल है, लेकिन आता हूँ सर। तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन है उसमें कितना सारा प्रीवियस ईयर आ रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पर 1/5/2009, 1/5 मतलब 1 मई 2009 जो आपका स्टार्टिंग ईयर है, ये इसमें ये 9 का जो खेल है इसमें 19 एक प्रीवियस ईयर है। हाँ सर, क्या 19 एक प्रीवियस ईयर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद 10-11 भी आपका प्रीवियस ईयर हो रहा है, 11-12 भी आपका प्रीवियस ईयर हो रहा है, एंड 12-13 इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर। बिकॉज ये देखो आपका एंड हो रहा है ना 31 मार्च 2013 को, आपका एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2013, 2013। तो इसका मतलब ये है कि 9-10 से स्टार्ट हो रहा है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और चलेगा 31 मार्च 2013 तक। इसका मतलब है 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, बस आपका प्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना। साल के हिसाब से समझ में आया? अब 9-10 में देखो, अच्छा 9-10 में कितना महीने का काम हुआ है? इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशंस हुआ है वो कितने महीने के हिसाब से होगा? 11 मंथ। 11 मंथ ना सर, वेरी गुड। बिकॉज ये 1 मई हाँ। है, तो मई से लेके आपको मार्च तक जाना है, ठीक है। फ्रॉम मई टू मार्च आप अगर काउंट करोगे, जस्ट लुक हियर, फ्रॉम मई टू मार्च। ये कैलेंडर में बड़ा कैलेंडर कैसे निकलता है रे? यहाँ पर मैंने कभी देखा नहीं। ठीक है छोड़ो। अगर आप लोग मई से मार्च तक काउंट करोगे ना, मई टू मार्च, आप देखो 11 मंथ होगा। बिकॉज अप्रैल तक काउंट नहीं होगा ना, तो मई से मार्च तक का आपका 11th होता है, तो दिस इज 11 मंथ, ठीक है। अच्छा 10-11 तो पूरा का पूरा ईयर आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस होगा, दैट इज 12 मंथ। 11-12 भी पूरा का पूरा होगा एंड 12-13 भी पूरा का पूरा होगा। तो कितना टोटल महीना आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होगा सर? टोटल कितना महीने का इंटरेस्ट का हिसाब किताब आपको करना होगा? 47 47 मंथ का। बट यहीं पर बात खत्म नहीं होता सर। अब ये 47 मंथ को आपको कैसे हिसाब करना है वो भी सीखना पड़ेगा। देखो देखो, थोड़ा पेशेंस रखना है, दिमाग का कोई बात नहीं है सर। अच्छा, आपने कितना अमाउंट का लोन उठाया था सर, पहले ये तो बता दो मुझे। 10 लाख का। 10 लाख का। तो 10 लाख वैल्यू का इंटरेस्ट कितना था? 12% का एनुअल इंटरेस्ट था, तो फिर 47/12 करेंगे, ठीक है। तो 47 महीना, 47 मंथ्स, 12 महीने के हिसाब से आपका टोटल हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 लाख का 12% इंटू 47/12 कितना हो जाता है? सर, बोलो। यहाँ पे 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पर ये करना है ना, तो 5 ईयर तो नहीं हो रहा ना, वैसे 4 ईयर हो रहा है ना। 5 वो मैं बताता हूँ आपको, वो मैं बताता हूँ, पहले मुझे तो कैलकुलेशंस बताओ कितना हुआ है। ये देखो कैलकुलेट करके कुछ 4,70,000 हो रहा है मेरा। है ना, 4,70,000। अब ये 4,70,000 का रूल क्या बताया कि आप इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ कर सकते हो। तो इसको डिवाइड बाई 5 करना है। पहले पूरा सुन लो, ये इंकी पूरा पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है।
फिर आगे तो हर एक क्वेश्चन में पूछता जाऊंगा मैं, पहले थोड़ा सा पेशेंसफुली सुन लो। 4,70,000 डिवाइडेड बाई 5, बिकॉज 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमें इसको राइट ऑफ करना है। मतलब गवर्नमेंट हमें 4,70,000 का इंटरेस्ट अमाउंट एक बार में राइट ऑफ करने नहीं देगा। सिंपल बात है, सीधी बात, नो बकवास। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का अमाउंट है, ये अमाउंट हम एक ही बार में 4,70,000 नहीं दिखा सकते। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का अमाउंट हमें राइट ऑफ करने को मिलेगा, बट एक रूल के हिसाब से, जिसमें हमें 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो आई थिंक आप हिसाब करके देखो सर, 94,000 आ रहा है क्या? 94,000 मतलब पर ईयर आपको इसका मतलब है कि पर ईयर आप 94,000, लेकिन नहीं, और भी कुछ बातें हैं। अब ये 94,000, ये जो 94,000 हुआ, ये 94,000 आप कैसे राइट ऑफ करोगे? तो दिस इज आपका करंट, ये जो क्वेश्चन चल रहा है, इस क्वेश्चन के मुताबिक करंट ईयर क्या है? इस क्वेश्चन के मुताबिक करंट ईयर बताना, एज पर क्वेश्चन चल रहा है सर। हाँ 14-15 नहीं सर, करंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर नहीं। हाँ 13-14 में। ओके देखिए, मैं एक चीज बता दूं, जब भी कैलकुलेशन करना है ना, तो असेसमेंट ईयर को ध्यान में नहीं रखना है। कैलकुलेशन हमेशा प्रीवियस ईयर के बेसिस नहीं पे सर, होता है। आप सीवाई पूछे, सीवाई तो हाँ हाँ 14-15, हाँ, मतलब नहीं, पीवाई मैं हुआ 13-14। यस मैं समझ गया। एक्चुअली मैं असेसमेंट ईयर बोलता ना, अगर मैं समझ गया, मैं करंट ईयर बोल दिया था। लेकिन मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको पूछा जाए ना कि कैलकुलेशंस करना है टैक्स का, तो आप लोग हमेशा यही कोशिश करना कि आपको प्रीवियस ईयर ही करना है कैलकुलेशंस। तो उसमें ध्यान में रखना है प्रीवियस ईयर को, नॉट दी असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर में बस हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसका हिसाब किताब का हमें कोई लेना देना नहीं है। हिसाब किताब जो भी होता है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से होता है, मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, अरे तू सही बताया, मैंने ही एक्चुअली करंट ईयर बोल दिया था, मुझे बोलना चाहिए था करंट प्रीवियस ईयर। तो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है 13-14। समझ गया रे बाबू, मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक बार याद दिलाया सबको। 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, कितना साल चलेंगे सर? 17-18। ठीक है, 13-14 में कितना राइट ऑफ कर पाएंगे? 94,000। फिर 14-15 में कितना कर पाएंगे? 94,000। फिर 94,000। 94,000, फिर 94,000, फिर 94,000। लेकिन सर अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोगों ने सारा का सारा प्री कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट किए, बट हमें पोस्ट का अभी तक कुछ नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये पोस्ट का भी हिसाब आपको शो करना पड़ेगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी आपको हिसाब दिखाना पड़ेगा। तो पोस्ट में क्या हुआ है सर ये प्री था ना, मतलब पहले का, मतलब ये 2013-14 में तो कंप्लीट हो गया था ना उसका। हाँ देखो, तो ये एक बार कंप्लीट कर लो, फिर समझाता हूँ। ठीक। एक बार रुको, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, प्री का स्टार्ट और एंड डेट देखो, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2014 का। ठीक है, 1 अप्रैल 13 से लेके 31 मार्च 14 का। आप लोग मुझे बस इतना बता दो कि 13-14 में हमें कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए? ओनली 13-14 में हमें कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए? सर प्री का और पोस्ट का दोनों का। पोस्ट का, मैं सिर्फ पोस्ट का पूछ रहा हूँ अभी। पोस्ट कंस्ट्रक्शन 13-14 इज बाई पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये तो मुझे बता दो पहले। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरा ओनली 13-14 है ना, बिकॉज मेरा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 13-14 है। मैं थोड़ा सिंपली समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। एकदम इसको कॉम्प्लेक्स न बनाओ, सिंपल मुझे बोलो कि ये जो घर है, इस घर का कंप्लीशन कौन से ईयर में हुआ है? 13-14 में। 13-14 में हुआ है, मतलब 13-14 इज बाई प्रीवियस ईयर। 13-14 प्रीवियस ईयर में मेरा इस घर का कंप्लीशन हुआ है। अब इस पर्टिकुलर मतलब ईयर में मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है? 12%। हाँ 12% तो पे करना है, लेकिन कितने के ऊपर? वेरी गुड, 10 lakh। सिंपल, यही पूछ रहा हूँ मैं। मतलब पोस्ट में मुझे सिर्फ एक ही इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज 10 लाख का 12%। बस ये मेरा पोस्ट का है, 10 लाख का 12, 1,20,000। दिस इज माई 13-14 का इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, जो मेरा चालू हुआ था 1 अप्रैल 2013 को और एंड हुआ मेरा
31 मार्च 2014 को, ठीक है। इस पर्टिकुलर ईयर का जो इंटरेस्ट है दैट इज 1,20,000 मुझे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में पे करना पड़ेगा। अब पॉइंट इज व्हाट, अब पॉइंट है कि मेरा एक्चुअल जो पूरा का पूरा कैलकुलेटिव ईयर क्या था, मेरा पूरा का पूरा कैलकुलेशन ईयर था 13-14। अब मुझे यहाँ पर आपको बताना ये होगा कि 13-14 में हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में कितना लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक प्रोफार्मा सेट करना पड़ेगा। प्रोफार्मा में बस मैं सिर्फ छोटा सा प्रोफार्मा बनाऊंगा, पूरा नहीं, हाँ एक्सट्रैक्टेड टाइप का। एक्सट्रैक्टेड समझते हो ना, मतलब जिसमें पूरा डेटा नहीं रहेगा, सिर्फ वो वाला अमाउंट शो करने के लिए जितना जरूरी है उतना। तो आप लोग जस्ट हेडिंग कर लो, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ income under the head house property, under the head house property for the previous year 13-14 and relevant assessment year 13-14 प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर हो जाता है 14-15। ओके सर, अगर ये 19-20 होता तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाता 20-21। अगर ये प्रीवियस ईयर के ये 13-14 की जगह हो जाता 20-21, तो अगर बाई चांस ये होता तो फिर आपका असेसमेंट ईयर हो जाता 21-22। दिस इज द सिस्टम। जिनको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में चिंता होता है मैं उनको बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका प्रोफार्मा कैसे हो जाएगा फिर, ये तो हो गया आपका हेडिंग। इसमें आपको एक पर्टिकुलर करना है और एक लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए देना है और एक एसओ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए देना है। अच्छा, जीएबी हम लोग ये मान रहे हैं कि जीएबी वगैरह सब कैलकुलेट हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स भी पे कर दिए, डायरेक्ट एनएवी से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं पहले मान रहा हूँ जीएबी कुछ अमाउंट होगा, ठीक है, जीएबी होगा, वहाँ से म्यूनिसिपल टैक्स भी लेस होगा, तो हमें एनएवी मिलेगा, ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू भी मिलेगा। फिर जैसे ही हमें नेट एनुअल वैल्यू मिलता है वहाँ से हम लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है। जो भी मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट मिले वो भी मुझे लेस करना है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी हमें लेस करना है। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में आपको क्या शो करना है, आपका जो वैल्यूएशन निकला उसमें प्री पीरियड का कितना होगा, प्री अमाउंट कितना हो जाएगा सर 94,000 एंड पोस्ट का कितना वैल्यू हो जाएगा सर 1,20,000 1,20,000। तो 94 प्लस 1,20,000 कितना हो जाता है 2,14,000। ओके, समझ में आया। 94 प्लस 1,20,000। अच्छा, सेल्फ ऑक्युपाइड ये सब तो नील होता है, इसका भी नील होगा, ये भी नील हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस इसका नील होता है, बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इसका कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा, ठीक है, अगर लोन है इसका तो से फॉर एग्जांपल एजम्पशंस क्या रहेगा कि मान के चलेंगे कि क्योंकि 1499 वाला कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग ऐसे मान के चल सकते हैं कि लोन जो है वो 1499 से पहले लिया है, तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 30,000 मानेंगे, तो मैक्सिमम 30,000 तक का हम ले सकते हैं। ये एजम्पशन है, हाँ, इसको आप रूल ना बना लेना, दिस इज एजम्पशंस। ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि क्वेश्चंस में और कुछ डेटा नहीं है, तो अगर सेल्फ ऑक्युपाइड में हम इंटरेस्ट लेस कर सकते हैं तो मैक्स टू मैक्स 30,000 ही कर पाएंगे। वो 30,000 एक्सटेंड तभी होता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में जब आपका लोन 1/4/1999 के बाद हो, जब लोन कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ फ्लैट या घर के लिए हो, या फिर और उसके साथ साथ 3 कॉन्सेप्ट है, लोन लेने के 5 साल के अंदर आपको घर का कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कंप्लीट होना पड़ेगा। वो तीनों का तीनों फुलफिल होने से 30,000 एक्सटेंड होकर 2 लाख तक हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो फिर हम सिर्फ 30,000 लेके चल रहे हैं। लेकिन द मेन कॉन्सेप्ट इज नॉट द सेल्फ ऑक्युपाइड। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या था सर, ये वाला लेट आउट प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट का अमाउंट आप कितना लेस कर सकते हो प्रीवियस ईयर वाइज।
अब किसके मन में क्या सवाल है करो। मैं फिर से एक बार इस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाता हूँ एंड फिर मैं आपसे फिर पूछूंगा कि किसको क्या डाउट है, फिर मुझे बताना। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको क्या दिया था क्वेश्चन, डेट ऑफ बोरोइंग 1 मई 2009 को आपने बोरो किया था, 10 लाख का अमाउंट बोरो किया था, 12% इंटरेस्ट में बोरो किया था, HDFC बैंक से बोरो किया था। आपने घर कंप्लीट कब कर लिया? आपने घर कंप्लीट कब कर लिया? 24 जनवरी 2014 को कंप्लीट कर लिया, जिसका ईयर माना गया है, माना गया नहीं मतलब एज पर प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट में 13-14 इज द प्रीवियस ईयर, ठीक है, जिसका ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 13 में और एंड हुआ है 31 मार्च 2014 में। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर 13-14, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके लिए रूल क्या है इंटरेस्ट का? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का रूल है कि आप इसको एमोटाइज कर सकते हो। एमोटाइज का मतलब होता है सर मतलब धीरे धीरे राइट ऑफ करना, ठीक है। जैसे डिप्रिसिएशन को क्या करते हैं सर, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन में फर्क क्या होता है? डिप्रिसिएशन एसेट के पीछे लगाया जाता है, मतलब कोई भी एसेट हो तो उसको डिप्रिशिएट किया जाता है ना सर। 10 लाख का मशीन है तो क्या आप एक ही बार में 10 लाख का पूरा अमाउंट लेस करके दिखा देते हो अकाउंटेंसी में? हाँ सर, जो लोग अकाउंट्स जानते हो समझते नो हो, सर। सपोज मानो कि आपका एक 10 लाख का मशीन है, ठीक है। अब 10 लाख का मशीन का पूरा का सपोज नेक्स्ट ईयर आप PL बना रहे हो, ठीक है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो क्या 10 लाख का मशीन पे एक्सपेंस किया ना आपका कंपनी ने, तो आप क्या करोगे? पूरा का पूरा टू मशीन एक्सपेंस बोल के 10 लाख, ऐसा करते हो क्या? बेसिक अकाउंटेंसी है, ऐसा नहीं कर पाते ना सर। तो हम लोग को क्या करना होता है, इस मशीन पे डिप्रिसिएशन लगता है। तो स्टैंडर्ड रेट ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इनकम टैक्स में, जब हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिप्रिसिएशन रेट बता के रखा है इनकम टैक्स वाले, ठीक है। तो ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम में डिप्रिसिएशन और इनकम टैक्स वालों का डिप्रिसिएशन में थोड़ा फर्क होता है, बिकॉज अल्टीमेटली टैक्स पेमेंट के टाइम पे डिप्रिसिएशन का हिसाब इनकम टैक्स वालों के हिसाब से होता है, बेसिक अकाउंट्स मेंटेन के टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिस में होता है। उनमें झगड़ा है सर, ये इनकम टैक्स वाले और मतलब अकाउंट्स बनाने वाले, इनमें झगड़ा होता है मेरे को, बिकॉज इनकम टैक्स का हाईएस्ट अथॉरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और अकाउंट्स का जो हाईएस्ट अथॉरिटी वो CA इंस्टीट्यूट है। तो इनके बीच में एक अपना चलता रहता है कि वो बोलता है। अब ऐसे डिप्रिसिएशन का फॉलो करने का भी 2 उपाय होता है, आप लोग जानते हो। जैसे डिप्रिसिएशन सिस्टम में ऐसे कहा जाता है ना, WDB मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सपोज मानो आपका कंपनी SLM किया तो बाद में इनकम टैक्स वाले बोलेगा नहीं इसमें SLM नहीं चलेगा, आपको WDB लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग डिप्रिसिएशन वगैरह अभी नहीं किए हो, लाइक आई थिंक अमृतेश को पता नहीं है, धीरे धीरे होगा, ठीक है। अमृतेश बेसिक का क्लास जब तुम्हारा धीरे धीरे चालू होगा सब करवाएंगे तुम्हें। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? ये जैसे यहाँ पर मशीन्स का पूरा वैल्यू नहीं लगा सकते सर, इसमें क्या कर सकते हैं, 10 लाख का 15% एनुअल बेसिस में, तो फिर पहला साल आप 1.5 लाख लगाओ, जो भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा करते करते अगर मशीन का एक लाइफ होता है, अगर 5 साल इसका लाइफ है तो 5 साल लाइफ तक आप इसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर सकते हो। एक बार में पूरा का पूरा खर्चा दिखा के, और क्या होता है इधर इनकम लिखा जाता है, तो बाई इनकम से टू एक्सपेंस बोल के अगर एक ही बार में सपोज मानो कंपनी का इनकम हुआ है 1 लाख, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कंपनी का इनकम होता है 1 लाख और अगर कंपनी से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 10 लाख का मशीन एक्सपेंस दिखा देगा, तो फिर इसका तो नेट प्रॉफिट -9 लाख हो जाएगा। अब वो बंदा बोलेगा कि मेरा तो -9 लाख का प्रॉफिट है, मतलब लॉस है। अब ये इसको सेट ऑफ करता जाएगा साल भर, मतलब 1 साल नहीं, ऐसे 4 साल 5 साल चलता जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा? आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? हेलो? हाँ सर, हाँ ठीक सर। है। कि वो उसका हाँ वो बोल। नहीं दिखा पाएगा कि इससे फायदा कितना हो रहा है। ऑब्वियसली, इसीलिए रूल क्या होता है, इसीलिए सरकार आपको अमोर्टाइज करेंगे। जैसे ये मैं थोड़ा अकाउंटेंसी बेसिस में बात कर रहा था कि डिप्रिसिएशन के अमाउंट हम डायरेक्टली ऐसे पूरा का पूरा एसेट का खर्चा मैं एक बार में नहीं शो कर सकता। सिमिलरली टैक्स में भी वहां पर वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि ये जो मशीन एक्सपेंस है इसका सपोज इसका एनुअल डिप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इसका एनुअल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 50,000। इसमें क्या सुविधा है कि आपका 1 लाख का इनकम है, 50,000 का एक्सपेंस है, तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 50,000। अब नेट प्रॉफिट पे जो होगा सरकार आपसे टैक्स लेगा, तो ये सरकार तो आपसे धीरे धीरे टैक्स भी लेगा और आपका भी अपना मशीन का वैल्यू को धीरे धीरे अमोर्टाइज करने का मौका देगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट में ही ये बनाया गया है ये, जिसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि यस आप
जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए लोन वगैरह ले रहे हो बहुत अच्छा, बट सारा का सारा लोन का वैल्यू, इंटरेस्ट का वैल्यू आप एक बार में डिडक्शंस करके ना दिखाओ, आप उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करो, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन क्या होता है, जब कोई इंटेंजिबल टाइप का कुछ होता है तो उसको अमोर्टाइज किया जाता है, तो इसको अमोर्टाइज वर्ड बोला जाता है। जैसे गुडविल को अमोर्टाइज किया जाता है। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में बेसिक फर्क इतना है कि टेंजिबल का डिप्रिसिएशन होता है, इंटेंजिबल का अमोर्टाइज होता है, ठीक है। मतलब जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस चीज को एक्चुअली बोला जाता है डिप्रिशिएट करना। और जो चीज, जो एसेट ऐसे है एसेट, बट उसको उसका एक कैरेक्टर होता है। जैसे यहाँ हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को धीरे धीरे जो राइट ऑफ कर रहे हैं ना, इसको अमोर्टाइज कर कहना ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू डिप्रिसिएशन। तो धीरे धीरे कोई भी वैल्यू को धीरे धीरे हटाना, ठीक है, उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो जैसे यहाँ पर आपका हिसाब क्या हुआ, तो इसके लिए आपको क्या बता रहे हैं, आप दो पीरियड में बांट लो, एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में बांट लो और दूसरा आपने पोस्ट कंस्ट्रक्शन में बांट लो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपको क्या करना है, amortize in 5 equal annual installments starting with the year in which construction is completed and next 4 साल। और पोस्ट में पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। अब उसके बाद ये सम्स ने हम लोगों ने किया, इसका 1 मई 2009 को इसका स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ था 31 मार्च 13 को, पोस्ट का 13-14। अब इसके हिसाब से हम लोगों ने देख लिया कि पूरा कि जब से ये बिल्डिंग का प्री कंस्ट्रक्शन है तब से ये 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13 ऐसे 4 साल तक इसका बिजनेस का प्री पीरियड रहा है, ठीक है। इसमें इनकी थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट गलत कर रहा था, इनकी को लग रहा था कि यहीं पर 5 साल हो जाना चाहिए। नहीं सर, नहीं, इनकी यहाँ 5 साल नहीं होता है। 5 साल तो जब आपका टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वहां 5 साल का हिसाब आता है। यहाँ पर तो जितना दिन आपका प्री कंस्ट्रक्शन, ये 2 साल भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 इयर्स का भी हो सकता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हिसाब 2 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, डजेंट मैटर। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का हिसाब जो है वो 1 साल का ही नॉर्मली होता है, जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका कंप्लीशन कंप्लीट हो। और फिर उसके हिसाब से ये प्री के हिसाब से, ये प्री का हिसाब है जिसमें आप 10 लाख का 12% का 47 महीने का मतलब 47 मंथ्स का 12 महीने के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल 4,70,000 था। 5 साल में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब धीरे धीरे आप इसको राइट ऑफ करते जाओगे 94 हर साल में। जैसे हमारा करेंट पीरियड क्या चल रहा है 13-14, इसलिए हम लोगों ने 13-14 में जस्ट देखो सिर्फ 94,000 हम लोगों ने इधर लिया 13-14 का। फिर जब हम लोग 15-16 लेंगे या 14-15 लेंगे तब फिर से 94,000 यूज करेंगे, और बाकी पोस्ट कंस्ट्रक्शन का उस पर्टिकुलर ईयर में जो अमाउंट होगा वो अमाउंट लेंगे। फिर दोनों को मिला के हम लोग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को लेस कर सकते हैं। अब मैंने पूरा रिवाइज किया, फिर भी किसी को डाउट हो, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, बोल सकते हो। सर बोलो सर। डिडक्शन एरिया में एक और डिडक्शन था ना 50,000 का, हमको सेक्शन याद नहीं है, शायद इसमें था या किस में था। सैलरी में, सॉरी, सैलरी में 50,000 डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। पाऊंगा सैलरी में बताऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्डाइजेशन 30% है, वो सैलरी में 50,000 तक का डिडक्शन है। कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, नो इशू। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, बोलो। हाँ, यस, इनकम टैक्स में बहुत चर्चा का मतलब इनकम टैक्स बहुत प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। मतलब इसमें इतना सारा प्रोविजन है और इतना सारा रूल है हर चैप्टर वाइज, तो ऑब्वियसली कंफ्यूज करने वाला ही सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मज़ा तो उस तभी आता है ना सर जब इंटरेस्टिंग हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ ना कि लोग इनकम टैक्स कंसल्टेंट के हिसाब से इनकम कैसे कर लेते हैं, बिकॉज ये टफ है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे प्रोविजंस है, हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोग जब अच्छा एक चीज़ बता दूँ, कल यूजीसी ने एक बहुत ऐसे, ये चीज़ बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन कल तो ऑफिशियल यूजीसी डिक्लेरेशन दिया कि CS CMA इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री। खबर आ गया आप लोगों को? हाँ सर ये सम्मान है या अपमान? हाँ, नहीं, सम्मान अपमान सम्मान है या अपमान? नहीं, एक्चुअली इसमें मतलब सर ट्रोल कर रहा है सब बहुत जन, तो वो देखो सर, वो पब्लिक इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझता है। बेसिक बात है, ये एक प्रोफेशनल पढ़ाई था, ठीक है, कोरेस्पॉन्डेंस एक कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता था। तो
सम्मान अपमान का बात नहीं है। हम सबको पता है कि कॉलेज एजुकेशन से या नॉर्मल मास्टर डिग्री एजुकेशन से सीए का एजुकेशन या सीएमए के एजुकेशन में नो डाउट बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, यस वी नो। बिकॉज इसका मेन रीज़न ये है कि कॉलेज एजुकेशन में जो लोग बैठे हुए हैं सरकारी लेवल में, वो लोग उसको ख़त्म करके रख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉलेज एजुकेशन में कुछ नहीं है। जादवपुर भी कॉलेज है, वो भी पढ़ाते हैं, IIT भी कॉलेज है, वो भी पढ़ाते हैं, IIM भी कॉलेज है, वो भी पढ़ाते हैं, बट वो लोग अपना कॉलेज का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया है। बट बाकी जो सरकारी कॉलेजेस वगैरह है ना, इनके पास स्टैंडर्ड टीचर्स या फैकल्टीज नहीं है, इसलिए इनका डे टू डे, डे बाय डे इनका मान जो है ना, इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो डे टू डे डिटोरिएट किया है। इसीलिए शायद हम लोग आज इस हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन आज से 10-20 साल पहले ना, एक नॉर्मल बीकॉम का नॉलेज जो होता था ना, जस्ट बैक 20 ईयर्स, अब बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद चार्टर्ड नहीं किया था बट ओनली बीकॉम था। आप अगर ऐसे लोगों से मिल लो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतना नॉलेजेबल होता था। कैसे मिलता था? कॉलेज पढ़ाता था ना ऐसे, तभी ना नॉलेज मिलता था। एग्जाम पैटर्न वैसा था, तभी ऐसे नॉलेज मिलता था। तो मैटर वैसा नहीं है एक्चुअली। आज के डेट में ये राजनीतिकरण हो गया है एजुकेशन में। अब एजुकेशन को में अगर राजनीतिकरण हो जाए ना, जैसे हमारे यहाँ पर कोलकाता में, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ। बट सर हम लोग का तो हाँ, हम लोग का जो बीकॉम का जो सिलेबस है मतलब हाँ ऑल ओवर इंडिया तो एक ही है। बट हाँ, सर वो सिलेबस तो बहुत छोटा है, कम अगर हम कंपेयर करें प्रोफेशनल केस से तो। नहीं नहीं, एकदम छोटा नहीं है। सारा का सारा जो चीज़ सीए में कवर होता है ना, वो सारा का सारा बीकॉम में कवर होता है। सर पढ़ाया हम नहीं। बीकॉम कर चुके हैं, इसीलिए तो हम आपको बोल रहे हैं मतलब। हाँ सर, सारा का सारा कवर होता है। मैं और तो सर इतना। मेरा तो यूनियन सिलेबस ही था, मतलब ऑल ओवर इंडिया जो होता है हाँ मैं समझ गया तुम्हारा यूनिवर्सिटीज में। पॉइंट। सीए हम लोग पढ़ाते हैं इतना दिन से, हमें तो पता है ना कि जो जो चीज़ हम लोग बीकॉम में पढ़ाते हैं या मास्टर्स में पढ़ाते हैं, वो सारा का सारा सीए में पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पढ़ने के टाइम पे बीकॉम टाइप में क्या होता है, सिर्फ सजेस्टिव पढ़ के चले जाते हैं, लास्ट 5 साल का पढ़ के चले जाते हैं। तो कभी मेरे सामने आना, मैं तेरे को बिठा के दिखाऊंगा। उसमें तो बस हाँ पास सर करने जस्ट की। सिलेबस, हाँ सिलेबस का बोलते हैं, मेरे पास सिलेबस अभी भी मतलब ठीक हेरा है, गया। तो आना, हाँ मैं तुझे दिखाऊंगा ऑब्वियसली। अब देख, अब उसी में बात कर रहा हूँ ना। अब जैसे एक यूनिवर्सिटी लेवल का भी सिलेबस है। अब ऑब्वियसली सीएमए में कुछ कुछ ऑब्वियसली बहुत सारा चीज़, उसका लेवल अप ज़्यादा होता है, क्वेश्चन पैटर्न डेवलप किया जाता है। बट एक टाइम था जब उसमें भी सिलेबस पैटर्न अच्छा था। अब उसी में बता रहा हूँ ना मैं कि क्यों क्वेश्चंस का पैटर्न को इजी किया जा रहा है, बिकॉज इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। सिंपल बात है, वही मैं बता रहा हूँ कि राजनीति घुसा जा रहा है और इसमें इसको मतलब सबको पास कराने का एक राजनीति चल रहा है, इसी का रीजन चल रहा है। लेकिन एक्चुअली कॉलेज एजुकेशन भी कभी खराब नहीं था। अगर अच्छा होता ना तो आज कॉलेज एजुकेशन से भी लोग। अच्छा मुझे एक चीज बताओगे, 15 साल पढ़ने के बाद भी लोगों का पढ़ाई खत्म नहीं होता, ये कैसा पढ़ाई है? 15 ईयर्स एक इंसान पढ़ाई करते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं सीख पाते हैं। फिर भी जब वो जॉब में जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं पता। उसके बाद उसको सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या ट्रेनिंग लूँ ताकि मुझे कुछ जॉब मिल जाए। क्यों? 15 यार पढ़ाई करके आपको कुछ नहीं सीखने को मिला, तो फिर क्यों डेडिकेशन किए हम लोग? मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों से ही सवाल कर रहा हूँ। क्या मुझे आप लोग इसका जवाब दे सकते हो? मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना सर, कि 15 ईयर्स आपने पढ़ाई किया बट फिर भी आपने कुछ नहीं सीखा। जो करेंटली चल रहा है, मे भी आप लोगों में से कोई कोई है जो कॉलेज में अच्छा खासा पढ़ाई किया है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या 15 साल का एजुकेशन कम था? उस टाइम तो सर सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना रहता था, एग्जाम आ रहा है पास करो निकलो। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या मैं बहुत गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या? 15 साल का पढ़ाई को बहुत कम होता है क्या? 15 साल, अगर किसी को 5 साल अगर अच्छे से सिखा दो ना, वो बंदा उस पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट हो जाता है। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? डब्बा एजुकेशन सिस्टम बना के रखे हैं। चलो अलग बात। लेकिन कॉन्सेप्ट है कि इसमें एक अच्छा हुआ है कि मतलब सीएमए को मास्टर्स के साथ कंपेयर करने का एक ही इसका कुछ ऑफिशियल रीज़न है। जैसे जो मास्टर डिग्री का क्वालिफिकेशंस के बेसिस में जो सरकारी नौकरी वगैरह होता है ना, सरकारी नौकरी हो या फिर जो भी स्पेशली, तो उस सब जगह में वो आराम से मतलब अपना डिग्री को एमकॉम की तरह या एमएससी की तरह ट्रीट कर सकता है। ये एक बस ऑफिशियल हेल्पफुलनेस है, जो पहले क्लैरिटी नहीं था यूजीसी की तरफ से। ये सिर्फ पहले इग्नू के साथ टाई अप करना पड़ता था। पहले क्या सिस्टम होता था? इग्नू के साथ टाई अप करना पड़ता था। अभी भी है सर, सीएमए एंड सीए इंस्टीट्यूट का, सीएस इंस्टीट्यूट का। जैसे आप लोग जो लोग सीएस कर रहे हैं उनको बता देते हैं कि इग्नू में एक पढ़ाई होता है कि सीएस बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स इन लॉ, ओके। सीएमए वालों के लिए बैचलर इन कॉमर्स इन कॉस्टिंग, सीए के लिए है बैचलर इन कॉमर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस।
तो इस तरह का सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट बना के यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके, लाइक इग्नू इज देयर, भारतीय यूनिवर्सिटी इज देयर, ऐसी यूनिवर्सिटी का टाई अप करके ये लोग ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता था, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता था। बट आज के डेट में यूजीसी डायरेक्ट बता रहा है कि नहीं, आपको किसी के साथ टाई अप करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इंटर क्वालिफाइड हो तो इट्स ऑटोमेटिकली आपको ग्रेजुएट से तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन मजा का बात क्या है कि ऑब्वियसली जब आप जॉब के लिए जाओगे, एक नॉर्मल ग्रेजुएट बंदे और एक सीए इंटर पास आउट ग्रेजुएट बंदा, दोनों का नॉलेज का फर्क दुनिया को पता है। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, बिकॉज जिन लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं ना, उनको पता होता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का पढ़ाई का लेवल क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स का लेवल क्या है। समझ में आ रहा है सर? बेसिक बात है। लेकिन ये पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था, वो मतलब एकदम डायरेक्ट, बिकॉज ये एक कोरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई था, ठीक है, ये एक पार्लियामेंट एक्ट के हिसाब से पढ़ाई होता था, इस पे कॉलेज एजुकेशन की तरह पढ़ाई नहीं होता था, इसीलिए। लेकिन अभी वो अच्छा कर दिया कि इसको ऐसे थोड़ा सा ओपन अप कर दिया, ताकि लोगों को भी अभी आगे से ये ना समझना पड़े कि भाई मैं सीए कर रहा हूँ तो मुझे कॉलेज भी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कॉलेज डिग्री का क्या होगा। ये पहले का एक प्रॉब्लम होता था। सही है कि नहीं है? बोलो। मतलब अगर कोई बोलेगा मैं सिर्फ सीए करूंगा, कॉलेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, नहीं कर, मत करो। मैं सीए में कर रहा हूँ, मुझे कॉलेज पढ़ना नहीं, दरकार नहीं। आप क्या जरूरत है फालतू में दो इंस्टीट्यूशन के साथ झमेला करने का? आप एक इंस्टीट्यूशन के साथ रहो, आपका जिंदगी बन जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप सीए में सीएस करने के लिए आ रहे हो तो आपका लेवल ऑफ माइंड सेटअप के साथ आपको आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, बिकॉज नॉलेज का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, आपको फेलियर भी होना पड़ सकता है, उसका माइंड सेटअप के साथ आपको आना पड़ेगा। बट अगर आप नॉर्मल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर फेलियरिटी का कोई डर नहीं है, आप ऐसे ही पास कर जाओगे। तो वो तो मार्केट अपने आप फाइंड आउट कर लेगा। ओके चलो ठीक है। समझ रहे ज़ियाउल? रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट का बात नहीं है, एक ऑफिशियल मैटर है ये। अब आजकल लोगों का क्या है ना, बस ट्विटर में अकाउंट है, ये उसको ट्रोल करता है, वो उसको ट्रोल करता है, काम ही क्या है सबका। ओके देखो, अच्छा ये क्लियर है तो मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ, करो। ये अमृतेश क्लियर है? जो सवाल मन में चल रहा था, क्लैरिटी आ गया? हाँ सर। ठीक है, चल अभी दूसरा सवाल दे रहा हूँ, करके दिखाओ। अच्छा अभी देखो, अभी जल्दी हो जाएगा, इतना देर से मैं थोड़ा सिखाने के लिए इतना टाइम लगा रहा था, अब देखो आप लोग जल्दी कर लोगे। डेट ऑफ बोरोइंग 15th of July 2008। डेट ऑफ बोरोइंग 15th of July 2008। चलो अमाउंट सेम रखता हूँ, हाँ, सीखना मेन पर्पस है, अमाउंट से इम्पोर्टेंस ही नहीं है। एट द रेट ऑफ 12%। बैंक कौन सा ले ले, चलो ये ICICI मान लेते हैं, जो मर्जी मानो। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है आपका 31st March 2014, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट of interest eligible for deduction। in previous year 13-14, relevant assessment year 14-15। तथा सुन, तथा का आवाज ही नहीं मिल रहा है मुझे। तथा तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोशनी तथा ओके है दादा। ठीक है। इंकी क्लियर हो रहा है ना? इंकी बोल। यस सर क्लियर है। ठीक है चलो करके बताओ। ठीक, जैसे जैसे सिखाया वैसा ही प्रेजेंटेशन करके ही करो, ठीक है? मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे बताना कि कितना अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन होगा। होगा ना? हो जाएगा? सेम फॉर्मेट में डाल दो ना, जैसे जैसे कर रहे थे वैसे ही कॉन्सेप्ट में आपको बनाना पड़ेगा। पहले प्री एंड देन पोस्ट, उसके बाद डेट का कैलकुलेशंस, फिर इसका इंटरेस्ट का अमाउंट, फिर पोस्ट का इंटरेस्ट का अमाउंट, फिर दोनों को ऐड करके पूरे फॉर्मेट में डालना है आपको, फॉर्मेट में, बस और कुछ काम नहीं है।
ठीक है, इंटरेस्ट बोल के लिखते हैं। प्री का स्टार्टिंग चाहिए, प्री का एंड चाहिए, पोस्ट का स्टार्टिंग चाहिए, पोस्ट का एंड चाहिए। ठीक है, प्री का स्टार्टिंग, इसका एंड, इसका स्टार्टिंग, इसका एंड। अच्छा, प्री का स्टार्टिंग में 15 जुलाई कब से स्टार्ट हुआ है इनका? 15 जुलाई 2008 ना, तो फिर आपका स्टार्टिंग अमाउंट डेट हो जाएगा 15 जुलाई 2008। अच्छा, आप लोग मुझे बता दो 2008 15 जुलाई कौन सा ईयर का पार्ट है? 8-9 का पार्ट है। थैंक यू सर, 8-9 का पार्ट है, थैंक यू। अच्छा ठीक है, उस पर तो चलेंगे। अच्छा, पोस्ट का स्टार्टिंग और एंड क्या हो जाएगा? 1/4/13। बिकॉज मेरा डेट ऑफ कंप्लीशन है 31 मार्च 2014, है ना? तो डेट ऑफ कंप्लीशन अगर 31 मार्च 2014 है तो उसी के हिसाब से आपका हिसाब होगा। तो उसमें आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा 1/4/2013, वेरी गुड, और एंड क्या हो जाएगा 31 मार्च 2014। अरे बाप रे, किसका बैकग्राउंड में इतना नॉइज आ रहा है रे? ऐसे बाइक चल रहा है, रास्ते में है क्या? मेरे बैकग्राउंड में। बाप रे, बंद करो। बाद में इसका रिकॉर्डिंग जो लोग सुनेगा कान खराब हो जाएगा उन लोगों का। ठीक है, 31 मार्च 2014 और 1 अप्रैल 2013, ठीक है। तो इसका फिर क्या हो जाएगा 31 31 मार्च 13 2013। वेरी गुड सर, आप लोग तो सीख गए, मेरा काम खत्म हो गया फिर। 8 9 9 10 10 11 11 12 और क्या चाहिए 11 12 और 12 13, तय तो 12 13। अच्छा, 8 9 में कितना दिन होगा? 8 9 9 10 10 11 7.5 7.5 7.5 जुलाई के बीच से है, जुलाई के बीच से है, 15 जुलाई। 8.5 হবে। हाँ, वेरी 8.5 8.5 ना, बिकॉज अगस्त से आपको मार्च तक जाना है। तो अगर आप सिंपल करोगे अगस्त से मार्च काउंट करोगे तो और देखो 8 महीना होगा, काउंट कर लो अगस्त से मार्च, और बाकी 15 महीना इधर के लिए आप हाफ महीना जोड़ सकते हो। यस, ये 15th है बोल के आपको थोड़ा सुविधा हुआ, अगर ये 15th की जगह 13 14 होता ना तो आप ऐसे 0.5 नहीं कर पाते तो मुश्किल हो जाता। उसका भी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको डे का कैलकुलेशन करना होगा। 9 10 में 12, दिस इज ऑल्सो 12, दिस इज ऑल्सो 12, दिस इज ऑल्सो 12, टोटल कितना हो जाएगा सर? 44.5। ओए ठीक से बोल, 1 2 3 4 12 4 तो 48 हो ही जा रहा है रे। 12 इंटू 4 48 तो हो ही रहा है, और फिर 8.5 48 प्लस 8 56.5 56.5 मंथ, 56.5 मंथ होगा। फिर से किसने नॉइज लगा दिया? अरे नॉइज बंद करो यार, या तो शांत जगह में जाओ आप लोग, घर के चिला कुट्ठी में चले जाओ, धूप में जाके पढ़ो। ओके, अच्छा 56.5 मंथ तो हो गया। थोड़ा मेंटेन करो सर, और कुछ नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाएगा जो लोग सुनेगा, और कुछ नहीं। जिनका नॉइज है, जिनका नॉइज नहीं है आराम से बैठ सकते हो। 56.5 मंथ जो है हमारा, इसका हिसाब क्या हो जाएगा? हमारा अमाउंट कितना है 10 लाख, इंटरेस्ट रेट कितना है 12% इंटू 56.5 डिवाइडेड बाई दादा 12, बोलो 5,65,000। 5,65,000, थैंक यू 5,65,000 रश्मि, वेरी गुड। इसको क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 1,13,000 5 कर देंगे, है ना, 1,13,000, थैंक यू सर।
1,13,000। अब ये 1,13,000 मेरा असाइन हो जाएगा, मतलब इसको हम लोगों को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कौन सा जिस साल से चालू होगा, ये जो मतलब अगला 4 साल तक, मतलब 13-14 इज माई कंप्लीशन पीरियड। तो इस पीरियड में तो लगेगा मेरा 1,13,000 तो जाएगा ही, इसके साथ साथ अगला और 4 साल तक 13-14, 14-15, 14-15, 15-16, 16-17 एंड 17-18। ठीक है, हर साल 1,13,000, मतलब 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000 करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा करके अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है तो इसका और भी एक कहानी बाकी है सर। पोस्ट वाला तो निकाले ही नहीं आप लोग। पोस्ट में 1,20,000। 10 लाख का, हाँ वेरी गुड, 10 लाख का 12%, तो हो जाएगा 1,20,000। ये हो जाएगा आपका 13-14 का। ठीक है, सिर्फ 13-14 का। तो 13-14 में 1,13,000 और 1,20,000, तो इसको आपको प्रूफ फॉर्मा में डाल देना चाहिए ना। तो प्रूफ फॉर्मा में सिंपल डाल दो, सिंपल एक प्रो फॉर्मा फटाक से बिल्ड करके, इतना बड़ा नहीं करना है, सिंपल कर दो स्टेटमेंट बोल के, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ताकि आप बाद में जब देखो इसका यूज़ समझ जाओ और बड़ा क्वेश्चंस में भी आप इसको आसानी से वर्किंग करके यूज़ कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, सॉरी नेट इनकम नहीं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड HP। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 13-14 का, PY 13-14 का, पर्टिकुलर और LO एंड SO। तो ठीक है सर, मैं सब चीज़ छोड़ रहा हूँ, सिर्फ NAV दे रहा हूँ, NAV दे रहा हूँ LO का, और फिर यहाँ से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर, जो भी अमाउंट रहेगा उस पर देना चाहिए, और लेस कर देना चाहिए आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये अमाउंट तो पता है हमें, कितना हो जाएगा सर, 1,13,000 प्री और पोस्ट मिला के, हाँ प्री प्लस पोस्ट 1,13,000 और 1,20,000, 1,13,000 एंड 1,20,000 कितना हो जाएगा, 2,33,000। 2,33,000। और इसके केस में वही डिपेंड करता है सर, मैं मान के चलता हूँ कि 30 के ही होगा अभी, बिकॉज कोई डेटा हमारे पास नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, मेनली आपका ये हिसाब चाहिए था, समझ गए सर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेशन समझ गया ना सबको ही? हाँ सर। ओके, चलो सर कुछ होमवर्क लिख लो, फटाफट लिख लो। थर्ड क्वेश्चन, डेट ऑफ बोरोइंग लिख लो फटाफट। डेट ऑफ बोरोइंग 1 May 2007, अमाउंट इज 10 lakh at the rate of 12%, State Bank of India. DOCC, date of completion of construction 20th January 2013. Calculate amount of interest eligible for deduction for previous year 13-14। ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल 4, DOB 1st of August 2007,
রৌনক আছে, রৌনকের আওয়াজ পাচ্ছি না তো। 10 লাখ @12%, HDFC, DOCC, मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 10th of November 2000, सॉरी 10th of September, 10/9/2011, date of repayment of loan equals to 31st December 2013. Okay, calculate the amount of interest. দাদা বল। DORL টা কি? डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब ये क्या हुआ है, बीच में एक कुछ अमाउंट लोन रीपे कर दिया है, ठीक है। लोन मतलब बीच में कुछ अमाउंट नहीं, सॉरी 1 जुलाई 2007 को 10 लाख का लोन लिया, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन तो 10th ऑफ सितंबर 2011 को हो जा रहा है, बट वो लोन रीपे कर पा रहा है 13 को, ठीक है। सोचना कि क्या होना चाहिए, ठीक है, सोचना थोड़ा सा, हाँ इसीलिए दिया मैंने इस तरह का। ऑब्वियसली थोड़ा तो कंफ्यूजन क्रिएट करना है ना, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अच्छा क्वेश्चन है। फॉर PY 13-14, ठीक है, इसको भी सर बोलो सर, सर बोलो बोलो। रिपेमेंट अमाउंट तो नहीं दिया। रीपेमेंट रिपेमेंट ऑफ अमाउंट जितना लिया था उतना रीपे कर रहा है, पूरा। हाँ रीपेमेंट का डेट दिया है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब करना देखना, कुछ तो समझ आ जाएगा। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसीलिए करो ना, थोड़ा सोचो तो सही। अभी सोच लोगे अभी सोचो, कोई बात नहीं, पर थोड़ा घर में भी सोचना पड़ेगा। अच्छा ये एग्जाम्पल एक हो गया, 10 लाख का लोन है, 33/12, ओ सॉरी एक चीज़ इसमें गलत बोल दिया, एक 31/12/2013 ना करके इसको ना 11 कर दो, 31st December 2011। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन 11/7/11, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन 31/12/2000। इसको 11 करो सर, इसको 11 कर दो। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन कंप्लीशन 11 को हो रहा है, रीपेमेंट कर रहा है 31/12/2011 को, ठीक है। करना, ट्राई करना, फिर मैं देखता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा एग्जाम्पल 5, अगेन लिखो सर DOB, डेट ऑफ बोरोइंग 15 अप्रैल 2006 को, ओके, @ 12%, RBL बैंक से लिया, ठीक है, RBL बैंक से लिया, डेट ऑफ अमाउंट 10 लाख, डेट ऑफ बोरोइंग 15 अप्रैल 2006, 10 लाख का अमाउंट है, @ 12%, DOCC 15th of July 2013, DORL डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन 5 लाख एज ऑन 31/12/2011, ठीक है, 31/12/2011, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन का अमाउंट है 5 लाख, ठीक है। कैलकुलेट
क्या कैलकुलेट करना है आप लोग तो समझ ही गए हो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। कैलकुलेट इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, ठीक है। ओके, और एक क्वेश्चन, ডিওবি স্যার আগেরটার পিওয়াইটা কি 13-14ই হবে? हाँ PY 13-14 13-14 13-14 ही करना। DOB 8 जुलाई 2011, अमाउंट है 10 लाख at the rate of 12%, बैंक है बंधन, बंधन बैंक, DOCC 24th of January 2014। Calculate interest eligible for deduction for previous year 13-14, ठीक है। कितना मैंने दिया घर में ट्राई करने के लिए? 1 2 3 4, हाँ 4 क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों को घर में ट्राई करने के लिए। लिख लिया सब कोई? हाँ सर, लिख लिए? हाँ हाँ सर। ठीक है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन घर में आई थिंक करने के लिए दिया था, देखो तो एक बार। आई थिंक क्वेश्चन जो था वो है आपका 3rd क्वेश्चन ना? हाँ सर। ये वाला ना? देखो तो, ये मैंने बोला था बिकॉज सिमिलर सम्स मैंने करवाया था क्लास में और फिर बोला था कि घर में करने के लिए। तो जिन्होंने भी ट्राई किया बताओगे क्या किया? क्या हुआ सर, आप लोगों का आंसर कुछ आया? $6,000 पर मंथ का क्या क्वेश्चन था? एक सोन से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इट हैज 2 इक्वल यूनिट्स, यूनिट 1 and यूनिट 2. Unit 1 is self-occupied by X for his residential purpose. Unit 2 is let out, rent being 6,000 per month, rent of 2 month could not be recovered. अच्छा, municipal value of the property 1,30,000, standard rent 1,25,000, fair rent 1,40,000, municipal tax is imposed at the rate 12% which is paid by X. Other expense for the previous year 12-13 being repairs 250, insurance 600, interest on capital for construction the property is 63,000. Find the income of X for the assessment year 14-15 on the assumption that income of X from other business is 1,80,000। बस इतना ही था क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे ज़्यादा कुछ तो था नहीं, ये तो हो जाना चाहिए। बोलो सर, क्या जवाब आया आप लोगों का? नहीं आया क्या? सर टोटल इनकम इससे 2,18,500। टोटल इनकम आया है 2,18,000 कत बोलली? 2,18,500। 2,18,500, 2,18,500। लेट आउट प्रॉपर्टी का बता रहे तू? हाँ सर। 2,18,500। लेट आउट का आंसर आया 6790। किसी का आया? मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी 6790। किसी का भी आया ये आंसर? স্যার 38,000। স্যার ওই ইন্টারেস্টটা কি এখানে অ্যাড হবে লাস্টে, এই লেস হবে স্যার? কেন লেস হবে না কেন? স্যার ওটা ইয়ারটা তো 12-13 দিয়েছে আর করছি তো 14-15 তে। ऐसा बोला था क्या? कहाँ लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन, ये देख क्या बोला है, म्यूनिसिपल टैक्स इज imposed at the rate 12% which is paid by X, other expense for the previous year 12-13 being repairs 250, insurance 600, interest on capital for constructing the property 63,000। ये अदर एक्सपेंस 12-13 का बोला है, वो 12-13 का एक्सपेंस बोला है, लाइक रिपेयर्स इंश्योरेंस, ये तो यहाँ पर नेग्लिजिबल है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं आएगा? ये इसको 12-13 का ये तो रेस्पेक्टिवली नहीं बोला है, ये तो 13-14 का ही इंटरेस्ट रेट है और प्रीवियस ईयर 12-13 है। ठीक है, अगर ये इसको तो नहीं लेना है, ये तो एकदम दिमाग खराब करने के लिए दिया है, बट दिस 63,000 तो आपको 13-14 का ही कैलकुलेशन करना चाहिए, लेना चाहिए ना इसको। देख अभी करके देख, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया क्या? हाँ सर, अच्छा देखो, टू इक्वल यूनिट्स, तोता ने फिर भी ट्राई किया, बाकी किसी ने ट्राई नहीं किया, करना चाहिए था ना। अच्छा क्या, अच्छा ऐसा जब भी क्वेश्चंस रहता है क्या कर देना चाहिए, सारा का सारा वैल्यू पूरा बिल्डिंग का हो जाता है ना, बिकॉज एक ही बिल्डिंग है आपका। ऐसा इस तरह का क्वेश्चंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है बोलो तो, कि सारा का सारा बिल्डिंग आपका है, लेकिन इसमें क्या है मेन, कि बिल्डिंग का दो हिस्सा हो जाता है ना, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, काइंड ऑफ ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरह का, जैसे इस बिल्डिंग का ये पूरा एक बिल्डिंग है, से फॉर ये 2 यूनिट है इसका, एक हायर अपर वर्जन, एक लोअर वर्जन। ठीक है, मतलब एक जिसको हम लोग क्या बोलते रहे, दोतला बाड़ी एक रकम दोतला डैक्टा। तो पूरा बिल्डिंग आपके पास यहाँ पकड़ के दिया है, और ये पूरा बिल्डिंग का कुछ हिसाब आपके सामने है, जैसे कि इसका एनुअल रेंट कितना है, इसका एनुअल रेंट कितना है सर? अच्छा क्वेश्चन है, तो 6,000 पर मंथ करके, अभी कर लो, अभी हो जाएगा आप लोगों का। 6,000 पर मंथ का अगर आपका इसका एनुअल रेंट है, तो इसका मतलब पर मंथ का है, तो पूरा साल भर का कितना हो जाएगा बोलो सर? 72,000 ना? क्या रहता था, आया कि नहीं आया 72,000? हाँ सर। अच्छा तो फिर 6,000 पर मंथ अगर रेंट है, तो पूरा साल भर का हो जाएगा 72। अच्छा इस बिल्डिंग का अनरियलाइज्ड रेंट कुछ है सर, बोलो? बस सर 12,000। अनरियलाइज्ड रेंट 6,000 करके 2 महीने का आपका अनरियलाइज्ड है, कहाँ बोला है ये देखो, यूनिट टू इज लेट आउट, रेंट बिंग 6,000, रेंट ऑफ 2 मंथ कुड नॉट बी रिकवर्ड, तो कुड नॉट बी रिकवर्ड मतलब वो हो जाएगा अनरियलाइज्ड, तो 6,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 12,000 आपका हो जाएगा अनरियलाइज्ड। ठीक है, तो मुझे एक चीज बता दो कि एनुअल 72,000 है, अनरियलाइज्ड 12,000 है, वैकेंसी कभी कुछ रहा है क्या? कुछ वैकेंसी हाँ कहीं सर। है? तो अगर वैकेंसी नहीं है, तो फिर ये अमाउंट जो भी 72,000 से इसको क्या कर लेना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोलो सर, क्या 72,000 से लेस कर देना चाहिए अनरियलाइज्ड को? है दादा। तो 72,000 से 12,000 लेस करेंगे तो क्या मिलता है? एक्चुअल रेंट मिलता है ना।
तो बस ये आपको मिल गया बिल्डिंग का एक्चुअल रेंट कितना है, मतलब आपको कितना मिल रहा है, और इसका कुछ वैल्यू दे के रखा है आपको, म्यूनिसिपल वैल्यू दे के रखा आपको 1,30,000 का, फेयर रेंट दे के रखा आपको 1,40,000 का, स्टैंडर्ड रेंट दे के रखा आपको 1,25,000 का, और क्या दिया, म्यूनिसिपल टैक्स भी दे के रखा आपको 1,30,000 का, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा जो भी है पूरा पूरा बिल्डिंग के लिए है, सबको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बिकॉज 2 इक्वल यूनिट्स है, तो सब इक्वल में बांट दिया, तो 65,000, ये कितना हो जाएगा 70,000, ये कितना हो जाएगा 62,500, और ये कितना हो जाएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाई 2, सर टैक्स तो 12% बोला আছে। कितना बोला 12%। कहाँ रे, टैक्स टैक्स टैक्स, अच्छा ओ सॉरी, म्यूनिसिपल टैक्स इम्पोज एट द रेट 12%, सॉरी सॉरी, तो फिर 12% किसके ऊपर लगाएंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे या म्यूनिसिपल वैल्यू पे, क्योंकि यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू दे के रखा है, अगर म्यूनिसिपल वैल्यू दे के ना रखता तो फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे लगाते, है ना। यहाँ पर तो म्यूनिसिपल वैल्यू दे के रखा है, दे के रखा है कि नहीं रखा, हाँ सर, हाँ सर। तो म्यूनिसिपल वैल्यू अगर दे के रखा है तो फिर टैक्स भी म्यूनिसिपल वैल्यू पे ही होगा ना। बाकी लोग ऐसे चुप है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 1,30,000 का सर ये 12% पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ आई थिंक मुझे नहीं गया है, अच्छी क्वेश्चन नहीं देख पा रहे थे। क्या किसी को नहीं मिला क्या ये क्वेश्चन का पीडीएफ, नहीं सर, मुझे तो नहीं मिला था। ऐसा तो ना नहीं, दादा। तो फिर चौथा को कैसे दिया, सिर्फ चौथा को दिया बाकी लोगों को नहीं देंगे क्या, ऐसा हो सकता है, ठीक है मैं शेयर करता हूँ, तो ऐसा तो होगा नहीं, मैं देता हूँ तो सारा को सारा देता हूँ, ज्योति के पास भी नहीं है, देखो तुम लोगों के पास डबल डबल क्या होगा अभी, এসেছে দাদা। नहीं सर, पहले था, शायद था, तुम लोगों ने देखा नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। नहीं हमको बस वीडियो मिला था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखो प्रॉपर्टी का बस वीडियो मिला था। वीडियो मिला था, क्वेश्चन नहीं दिया था आपको, अच्छा ठीक है। 1,30,000 का 12%, 15,600 होता है क्या, देखो ना एक बार, मेरा तो यही आया, तो था 15,600 आएगा, हाँ सर। फिर इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 15,600 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे ना, बिकॉज पूरा बिल्डिंग मेरा पूरा है, उसके लिए मैं जितना भी टैक्स पे करता हूँ वो मैं दोनों प्रॉपर्टी के लिए करता हूँ, मतलब जिसमें मैं खुद रहता हूँ उसके लिए भी करता हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इसमें आप ऊपर में रहते हो और नीचे आप नीचे वाले को आप भाड़ा दे के रखे हो, ठीक है, दिस इज लेट आउट पोर्शन, दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, तो आपने पूरा बिल्डिंग का प्रॉपर्टी का भाड़ा दे रहे हो, म्यूनिसिपल टैक्स भर रहे हो, तो इसमें 50-50 कर लेंगे, सिंपल बात है, क्योंकि इक्वल यूनिट्स है 50-50 कर लेंगे, तो जितना पे करोगे उसको 50-50 कर लिया, तो 15,600 को 50-50 करने से कितना हो जाएगा, क्या 7,800 हो जाता है क्या, हाँ सर। हाँ फिर आपका, और तो कुछ डेटा चाहिए नहीं, बस अभी स्टेप 1 स्टेप 2 करना है, तो हेडिंग कर देना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन बोल के, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन
of house property for the previous year, ये आपका प्रीवियस असेसमेंट ईयर 14-15 बोला था, तो फिर प्रीवियस ईयर हो जाएगा 13-14। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा पर्टिकुलर हो जाएगा, लेट आउट प्रॉपर्टी आ जाएगा और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्टेप 1 में क्या आ जाएगा, बोलो सर। चलो अब तो बोलो, बोल तो सकते हो, क्वेश्चन ना किए तो कोई बात नहीं, या नहीं मिला शायद। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में टेक दी हायर ना, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में टेक दी हायर। अरे बोलो, कोई कुछ हाँ कहते ही सर। नहीं हो। फिर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब 65 एंड 70 पे हायर, एंड इन दोनों में से जो हायर है उसके साथ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट को, उसमें बीच में जो लोअर होगा उसको लेना है। तो 65 70 एंड 62 500, 62,500। तो स्टेप 1 इज 62 500। वेरी गुड सर। अच्छा, स्टेप 2 आएगा क्या, स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 का मतलब होता है एक्चुअल रेंट सर। स्टेप 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर एक्चुअल रेंट दैट इज ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, अगर स्टेप 1 से ज़्यादा है तो हमारा स्टेप 1 कितना हुआ है, 62,500। तो स्टेप 1 62,500 है, एक्चुअल रेंट 60,000 है, तो फिर तो नहीं आया ना। और नहीं ये जो आएगा। और ये जो कम हुआ है, ये जो कम हुआ है, क्या इसके पीछे वैकेंसी का रीजन है? ये जो ARR हमारा नहीं। कम है, क्या इसके पीछे वैकेंसी रीजन है? अनरियलाइज रीजन है। अनरियलाइज अनरियलाइज के लिए नहीं होता है, अनरियलाइज के कारण स्टेप 3 नहीं आता, सिर्फ अनरियलाइज के कारण स्टेप 3 नहीं आता है। जब वैकेंसी रहता है तभी स्टेप 3 आता है, ये बात ध्यान रखना सर। ठीक है, ओनली व्हेन देयर इज अ वैकेंसी देन यू कैन कैलकुलेट स्टेप 3, अदरवाइज यू डोंट नीड टू डू दैट। बट वैकेंसी एंड अनरियलाइज दोनों है, देन इन दैट केस ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट स्टेप 3। तो आपका स्टेप 2 हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल, सिंपल बात। तो स्टेप 3 तो आएगा नहीं, तो GAB क्या हो जाएगा आपका जो लेटेस्ट है, 62,500 जो लेटेस्ट है वही आपका GAB होगा, 62,500। अच्छा, फिर यहाँ से आपको क्या कर देना चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है। यहाँ से आपको म्यूनिसिपल टैक्स को लेस कर देना चाहिए। म्यूनिसिपल टैक्स आपको कितना हो जाएगा, दादा बोलो। स्क्रीन पे छोटो करो। क्यों, कुछ नहीं दिख रहा है क्या? बहुत অনেক बड़ा বড় झुक বড় ज्यादा हो गया है। अभी ठीक है ना? আর একটু ছোট করো। इससे छोटा करेंगे तो फिर मेरे को इससे लिखने में, छोटा थोड़ा स्क्रीन। हाँ सर। ठीक है, बाप रे 7,800। अरे इससे छोटा करने से ना मेरे को एक पेज में ये करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, मैं तो ऐसा करता हूँ तुम लोगों के साथ, कभी तो कोई कुछ कंप्लेन नहीं हुआ है। এখন सर ঠিক बड़ा ही আছে। रखिए हम अभी ठीक है? दोनों। हाँ बोल, दिक्कत सर हो रहा है बड़ा, क्या? सर बड़ा ही रखिए, हम स्प्लिट स्क्रीन से वो PDF देख रहे हैं ये भी कर। बड़ा ही रखेंगे तो बड़ा ही रखें, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स 7,800 का लेस कर दो, लेस। तो 62,500 से 7,800 चला जाएगा तो क्या रहेगा, NAV कितना हो जाएगा, 54,700। 54,700 यहाँ से क्या लेस कर देंगे तथा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, तो 54,700 का 30, 16410 16,400। वेरी गुड सर, 16,410। ठीक है, अच्छा फिर लेस क्या करना है, 63,000 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर चौथा को एक कंफ्यूजन हुआ था, मैं इसको एक बार थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ।
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देख इस क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पर अदर एक्सपेंस के बारे में 12-13 का डेट दे के रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फ्लो में बोला गया है, बट रेस्पेक्टिवली बोल के नहीं बोला, ठीक है। फिर भी मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें बोल देना স্যার चाहिए ওই था। কমাটা ছিল বলে বুঝতে পারিনি। हाँ हाँ यस, ये कॉमा के कारण ही दिक्कत हुआ है एक्चुअली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर ये कॉमा ये कॉमा के कारण ही दिक्कत हुआ है, यस आई अंडरस्टैंड। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन दी प्रॉपर्टी इज 13-14, ठीक है। ये 13-14 ही आपको कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। ये 12-13 का हिसाब तो आपको यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, 13-14 का हिसाब आपके लिए रेलिवेंट है। तो दिस 63,000 इज फॉर 13-14, आप क्वेश्चंस में लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन तो कॉपी करोगे ही ना आप लोग, तो उसमें 13-14 बोल के लिख लेना। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना बोला सर क्वेश्चन में? 63,000। 63,000। तो क्या पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पर लेस कर देंगे? हाँ सर, अरे हाँ सर इंटरेस्ट अमाउंट 63,000 है, पूरा घर का है, डिवाइडेड बाई 2 नहीं करोगे? हाँ 31,500, ठीक है, क्योंकि आप लेट आउट प्रॉपर्टी का हिसाब लगा रहे हो, तो लेट आउट में जाएगा 31,500, बाकी सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग आते हैं सर। अच्छा ये येलो साइड चल रहा है ना, ये येलो साइड है, ये एसओ साइड है, ठीक है। अच्छा और कुछ हो गया सर? येलो हो गया। एसओ में क्या करें? क्या लोन 99 के बाद ऐसा कुछ डिटेल्स बोला है क्या क्वेश्चन में? नो एसओ के सर। लिए हाँ 5 साल के No, अंदर sir. कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ऐसा कुछ भी कहा नहीं है सर क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह का कोई डेटा नहीं है, तो आप सिंपल इसको मैक्सिमम 30,000 मान के चल सकते हो। ऐसे तो आपके पास 31,500 मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है, बट अगर क्योंकि वो 2 लाख वाला कोई भी कंडीशंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो आप सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में 30,000 मान के चल सकते हो। अच्छा बाकी एलो का आप मुझे बताओ कैलकुलेट करके टोटल करके कितना आ रहा है? 6,790। 6,790 आया ना, और इसका हो जाएगा -30,000, ठीक है, -30 और ये हो जाएगा +6,790। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? एडजस्ट करता है सर, ये नेगेटिव आपको इनकम को एडजस्ट करता है। 30,000 नेगेटिव एंड 6,790, तो कितना आ जाएगा? 23,210। 23,210 नेगेटिव वैल्यू है क्या? हाँ सर नेगेटिव आएगा ना। हाँ सर। नेगेटिव आएगा, ओके। तो फिर अभी आपको कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी तो निकल गया, ये इसको क्या बोलोगे? इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाँ इनकम ब्रैकेट में क्या लिखना है? लॉस अंडर दी हेड HP, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको कर लेना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम और नेट इनकम। तो जब आप कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम जब आप करोगे तो आपको क्या करना होगा? इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी तो आपने कैलकुलेट कर लिया सर। ये जो पैटर्न मैं आप लोगों को सिखाता हूँ ना सर, कि पहले आपको जो हिसाब है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब है आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, अगर क्वेश्चंस में कुछ और हिसाब रहता लाइक सैलरी रहता, BP रहता, तो वो कर लेना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। तो ये मेनली हाउस प्रॉपर्टी बेस्ड सम्स है, तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी में ही मेन है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर ना छोटा छोटा डेटा रहता है। जैसे यहाँ पर बोल के रखा है फाइंड द इनकम ऑफ X फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15 ऑन द assumption दैट इनकम ऑफ X फ्रॉम द अदर सोर्स इज 1,80,000। तो फिर उसका एक दूसरा सोर्स का इनकम है जो क्वेश्चंस बोल के रखा है। तो हाउस प्रॉपर्टी में तो उसने 23,210 का नेगेटिव इनकम करके रखा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसने 1,80,000 का इनकम करके रखा। तो कुल मिला के अदर सोर्स इन द सेंस जैसे कि वो विनिंग किया है, ड्रीम 11 जीता होगा, ठीक है, बेटिंग किया है, ठीक है, या फिर डिविडेंड इनकम किया है, इस तरह का अदर सोर्स का हिसाब पूरा का पूरा कहीं से भी हो सकता है। तो फिर कितना हो जाएगा सर? 1,56,790। यहाँ से आपको लेस करना चाहिए अगर कुछ डिडक्शन 80C से लेके 80U का, ओके, 80C से लेके 80U का अगर कुछ डिडक्शन हो तो, ठीक है,
जिनके पास लिस्ट है वो समझ गए हैं, जिनके पास नहीं है मैं उनको प्रोवाइड करूंगा एक कैप्सूल। उसमें 80C से लेके 80U का पूरा डिडक्शन का लिस्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं 80C लेके 80U का, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा नेट इनकम 156,790। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, जस्ट अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तब भी नहीं सर बोलूंगा। हाँ बोलो सर। सर आप क्वेश्चन भेजे थे लेकिन मैंने देखा नहीं था। ये सर मैं बोला तो, मैं सभी को भेजा था, शायद देखा नहीं सब किसी ने। দাদা একটু প্রথম দিকে দেখো সামসটা। प्रथम दिखे यहाँ पर, এর আগে 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 পরে না। अच्छा अच्छा। ये हिंदी और बांग्ला में आगे और पौरे में बहुत फर्क হয়ে हो যাচ্ছে। जाता है। हिंदी में आगे मतलब क्या होता है? मतलब मैं अगर पेज बाद नंबर वाला नेक्स्ट। बाद वाला सर हाँ, मेरा मेरा हाँ, बोलो। हिंदी के कारण मेरा बांग्ला खराब हो गया। हिंदी के कारण तेरा बांग्ला खराब हो गया। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ मेरा भी बांग्ला खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल तो मेरा तो मतलब 90% टाइम मैं तो बांग्ला में, हिंदी में ही बात करता हूँ, बस 10% टाइम घर में बांग्ला में बात होता है। क्या बोलूँ, वो भी मैम तो नॉर्मली अपने घर में भी हिंदी में बात करते हैं, अब उसमें भी आदत हो जाता है कभी कभी ना, हम तो कभी भावची बांग्लाতেই কথা বলবো, जय बांग्ला। अब तुम लोग सोच रहे हो क्या हो रहा है सर, जय बांग्ला कर रहे हो आप, ठीक है सर। अच्छा मैं आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अच्छा कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने दे के रखा था, जिन लोगों के पास नहीं गया था उनको बता रहा हूँ कि और भी क्वेश्चंस मैं दे के रखा था, आप लोग प्लीज़ जो क्वेश्चंस नहीं किया हुआ है आप लोग ट्राई करो, मैं कल वाला क्लास में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर कोई सॉल्व कर दिया तो मैं मान लूँगा कि सीख गए वो हाउस प्रॉपर्टी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक ट्रिक्स है इसमें, बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो बता के रखता हूँ, अगर कोई कर लिया तो एक ट्रिक्स यहाँ पर है कि इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी को आपको सेल्फ ऑक्युपाइड मानना पड़ता है, ठीक है, बाकी सबको लेट आउट मानना पड़ता है। इसमें 4 घर है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी ऐसे होगा और बाकी 3 प्रॉपर्टी एलो होगा, ठीक है, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक ही घर में रहने का मौका देगा, और अगर आपका एक से ज़्यादा घर होता है ना, बाकी सारा का सारा घर को एलो मान लेगा। दिस इज द रूल्स, ठीक है। तब देखना कि कैसे क्या सॉल्व कर पाते हो। और यहाँ पर एक शायद ये आपका फॉरेन एक प्रॉपर्टी है, उसका भी एक हिसाब है, ये एक बार ट्राई करना, ये इजी क्वेश्चन है, अगर ये हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर कोई समझ पाए तो हो जाएगा ये क्वेश्चंस, मैं फिर कल वाला क्लास में बता देता हूँ ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो मोटा मोटी हो ही गया हाउस प्रॉपर्टी, बस कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशंस करने से ही मोटा मोटी आप लोगों को समझ आ जाएगा, और 3-4 क्वेश्चंस है जो मैं कल क्लास में डिस्कस करता हूँ सर, ठीक है। ओके सर, और जो मैं ये इंटरेस्ट का जो मैंने दिया उसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस। बोलो सर, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ ओके सर, बाय सर। ठीक है सर, टाटा, चलो बाय बाय। सर। बाय सर। ओके बाय। রাখছি দাদা। ओके रोशनी, টাটা। टाटा ज्योति, ओके। স্যার বলছি একটা কথা